दोस्तों आज हम कैनोनिकल 5 जैक द रिपर के फर्स्ट पार्ट के ऊपर बात करेंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो लाजमी देख लें, वरना आपको ये वीडियो समझने में प्रॉब्लम होगी। दोस्तों मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में कैनोनिकल 5 के बारे में बताया था। वाइट चैपल में जिन 5 औरतों का मर्डर हुआ था उनको कैनोनिकल 5 का नाम दिया गया था, जिसमें मैरी एन निकोल्स, एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइड, कैथरीन इडोविस एंड मैरी जेन केली शामिल थी। पहले हम बात करेंगे मैरी एन निकोल्स की। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैरी 26 अगस्त 1845 को डीन स्ट्रीट लंदन में पैदा हुई। वो अपने बहन भाइयों में सेकंड नंबर पे थी। मैरी के फादर एडवर्ड वॉलकर लॉक बनाने और लॉन्ड्रीज का काम किया करते थे। 18 साल की उम्र में मैरी की शादी विलियम निकोल्स नामी लड़के से हुई, जो प्रिंटर्स वगैरह का काम किया करता था। उनकी शादी 16 जनवरी 1864 में सेंट ब्रिज पैरिश चर्च लंदन में हुई। शादी के बाद उन्होंने लंदन में काफ़ी टाइम गुजारा और 1866 से 1879 तक उनके 5 बच्चे हुए। 6 सितंबर 1888 में उन्होंने अपना घर रेंट पर लिया। घर लेने के कुछ टाइम बाद आपस में इख्तलाफात की वजह से वो सेपरेट हो गए। सेपरेट होने के फौरन बाद मैरी के हस्बैंड विलियम अपने 4 बच्चों को लेकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, जिस पर मैरी के फादर ने कहा जब इनका लास्ट बच्चा हुआ था उस टाइम जो हॉस्पिटल में नर्स थी उसके साथ विलियम का अफेयर चल रहा था। इसी वजह से विलियम ने मेरी बेटी को छोड़ा। दूसरी तरफ विलियम ने बोला हाँ मेरा उसके साथ अफेयर था, लेकिन अफेयर होने के बाद 3 साल तक मैं मैरी के साथ रह रहा था और हम खुश थे। हमारी सेपरेशन की वजह मेरा अफेयर नहीं बल्कि मैरी का अल्कोहल पीना है। फिर विलियम ने यह भी बताया कि मैंने मैरी को नहीं छोड़ा, मैरी ने मुझे छोड़ा और प्रोस्टिट्यूट बन गई। और टाइम के आगे चलते पुलिस ने खुद काफी बार मैरी को अरेस्ट किया पब्लिक प्लेस में अल्कोहल पीने पर और प्रोस्टिट्यूशन करने पर। दोस्तों 1881 से 1887 तक मैरी की लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए। मैरी को डिवोर्स भी हो गई थी और ना वो अपने फादर के साथ रहना चाहती थी। मैरी ने इन 6 सालों में अकेले सरवाइव किया। कभी किसी के घर एज अ मेड काम करती और वहीं रहती, कभी नौकरी छोड़ देती थी, कभी काम से निकाल दिया जाता था। लेकिन इन सब के दौरान मैरी का एक्स हस्बैंड उसे हर हफ्ते पैसे भेजता था। ये सिलसिला 2-3 साल चला, लेकिन एक दिन न्यूज़पेपर में आया कि पुलिस ने एक जगह रेड करके कुछ प्रोस्टिट्यूट को पकड़ा है, जिसमें एक मैरी भी थी। ये न्यूज़ जब मैरी के एक्स हस्बैंड को पता चली तो उसने मैरी को पैसे भेजना बंद कर दिया। पुलिस को बोला कि मैं मेहनत करके पैसे कमाता हूँ और हर हफ्ते मैरी को पैसे भेजता था, लेकिन मैरी अपनी हरकतों की वजह से बाज नहीं आई और अभी भी गलत काम करती है। वो मैं उसे पैसे देने के हक में नहीं हूँ, जिस पर पुलिस ने मैरी के हस्बैंड के हक में फैसला सुनाया और उसे पैसे मिलना बंद हो गए। इन सब के बाद मैरी काफ़ी टाइम अपने फादर के साथ रही, लेकिन मैरी की नशे की आदत की वजह से उसके फादर उस पर गुस्सा करते थे, जिसकी वजह से मैरी ने अपने फादर का घर छोड़ दिया। दोस्तों अप्रैल 1888 में मैरी को मैट्रोन लैम्बेथ हाउस में मेड की जॉब मिल गई। मैट्रेन लैम्बेथ हाउस को मिस्टर एंड मिसिस काउड्राय चलाते थे। यहाँ उन लोगों का इलाज होता था जो अल्कोहल और ड्रग्स यूज़ करते थे। थोड़े दिन बाद मैरी ने अपने फादर को लेटर लिखा कि मैं यहाँ खुश हूँ और अच्छी नौकरी है, खाने को भी बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पर और दिन भर ज़्यादा कोई काम भी नहीं करना पड़ता, जिस पर उसके फादर भी खुश थे। मैरी ने कुछ महीने वहाँ अच्छे से काम किया, लेकिन एक दिन वो कुछ कपड़े और पैसे चुराकर वहाँ से भाग गई और वाइट चैपल में किसी लॉज में एक औरत एमिली के साथ रहने लगी। दोस्तों बक्स रॉय स्ट्रीट वाइट चैपल 31 अगस्त 1888 रात 3:40 पर चार्ल्स एलन क्रॉस नामी एक डिलीवरी वाला अपने काम पर जाने के लिए निकला। रोड के साथ एक फुटपाथ पर चार्ल्स की नज़र पड़ी। तकरीबन 130 मीटर की दूरी पर चार्ली को लगा कि कोई तरपाल या चादर पड़ी है, लेकिन जब करीब गया तो उसने देखा कि वो कोई चादर नहीं बल्कि मैरी की डेड बॉडी थी। मैरी की बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट थी, आंखें खुली हुई थी और उसकी स्कर्ट घुटनों से ऊपर थी। एक और शख्स रॉबर्ट पाउल अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था। उसने जाते जाते अपने रास्ते में चार्ली को देखा और रुक गया। रॉबर्ट और चार्ली दोनों बॉडी को देखने लगे। चार्ली ने मैरी की गर्दन चेक करी तो वो काफ़ी वार्म थी, लेकिन हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे। चार्ली और पॉल ने मैरी की बॉडी को कवर किया और दोनों पुलिस को ढूंढने निकल गए। थोड़ा आगे हैनबरी स्ट्रीट पर कांस्टेबल जोनस माइजिन खड़ा था। चार्ली ने पुलिस कांस्टेबल को सब बताया और बॉडी दिखाई। उसके बाद चार्ली और रॉबर्ट दोनों वहां से चले गए। दोस्तों पीछे से कांस्टेबल जॉन नील भी आई है, जिसके हाथ में लालटेन थी। उसने मैरी की बॉडी को लैंटेन की मदद से चेक किया और रोड पर किसी गाड़ी के निशान या कोई प्रूफ वगैरह देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला।
रात 4 बजे सर्जन डॉक्टर लिवलेन आते हैं और मैरी की बॉडी देखते हैं। उन्होंने मैरी का गला देख के बोला कि इसके गले पर 2 अलग-अलग छुरों से वार किया गया है, जिसकी वजह से इसकी फौरन डेथ हो गई। डॉक्टर ने पुलिस कांस्टेबल नील को बोला कि इसकी बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दो और फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। नेक्स्ट डे ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। पुलिस ने आसपास रहने वालों से पूछा और जिन लोगों ने मैरी की डेथ की रात उस रोड से गुजरने का दावा किया था उनसे पूछताछ हुई, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। मैरी का पोस्टमार्टम किया गया जिसमें काफ़ी सारी इंजरीज सामने आई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट डॉक्टर लेवलेन को भेज दी गई, जिसमें सामने आया कि मैरी के गले को 8 इंच काटा गया था 2 तरफ से और उसके प्राइवेट पार्ट में 2 बार छुरे से वार किया गया था और पेट पर 4 से 5 वार किए गए थे और सारे जख्म एक ही छुरे से दिए गए थे, लेकिन मैरी का कोई भी ऑर्गन्स गायब नहीं था। दोस्तों, इन सब चीज़ों के सामने आने के बाद डॉक्टर ने कहा जितने जख्म मैरी को दिए गए हैं उनमें कम से कम 5 मिनट लगे होंगे। मैरी ने कत्ल के वक्त अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करी होगी और पहले मैरी का गला काटा गया होगा जिससे उसकी मौत फौरन हो गई। फिर उसके पेट पर बाकी जख्म दिए गए होंगे, क्योंकि जहाँ से डेड बॉडी मिली वहाँ ब्लड बहुत मामूली था, क्योंकि मरे हुए को दोबारा जख्म दो तो ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से खून नहीं निकलता। और फिर फौरन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। काफ़ी लोगों ने पुलिस को बताया कि मैरी को अल्कोहल की बहुत हद तक आदत थी और वो प्रोस्टिट्यूशन भी किया करती थी। पुलिस ने व्हाइट चैपल के सारे बार्स में इन्वेस्टिगेशन करी और साथ साथ व्हाइट चैपल में जितने भी प्रोस्टिट्यूशन हाउस चल रहे थे सबकी गवाही ली, लेकिन किसी का कोई लिंक सामने नहीं आ रहा था। पुलिस ने मैरी के फादर से बात करी तो उन्होंने बताया, मैंने साल भर से अपनी बेटी को नहीं देखा, मुझे पता भी नहीं था वो कहाँ है, ना वो खुद मेरे से कांटेक्ट करती थी। फिर मैरी के एक्स हस्बैंड से इन्वेस्टिगेशन करी गई, जिस पर उसने बोला 3 साल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं मैरी से, ना मैंने उसे देखा ना कोई बात हुई। डिवोर्स के बाद आज तक कभी मैरी ने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी मुझसे। पुलिस को मैरी के हस्बैंड का भी कोई लिंक नज़र नहीं आ रहा था। फिर एमिली नामी औरत जो लॉज में मैरी के साथ रहती थी उससे इन्वेस्टिगेशन की गई। उसने पुलिस को बताया कि मैरी 10 दिन से लॉज नहीं आई थी। 31 अगस्त को इत्तेफाक से मैंने मैरी को देखा था, मैंने उससे बात की, वो क्लब जा रही थी, उसने बोला बहुत जल्द मैं लॉज वापसी आ जाऊंगी। और दोस्तों, इस केस में मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की गुंजाइश बाकी नहीं रही और उस वक्त के हिसाब से ना ही टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा थी और ना ही लॉ इतना स्ट्रॉन्ग था। तो जितने मैरी के लिंक्स वगैरह थे और उस एरिया में जितनी इन्वेस्टिगेशन की जा सकती थी और बाहर लंदन में भी ये सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन कोई इस चीज़ का प्रूफ नहीं मिल सका कि मैरी को किसने मारा। दोस्तों, फिर 6 सितंबर 1888 को मैरी को सिटी ऑफ लंदन के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। 1996 में मैरी की कब्र पर उसके नाम की प्लेट लगाई गई। दोस्तों, ये थी मैरी एन निकोल्स की कहानी। दोस्तों, इसमें छोटी मोटी एक्टिविटीज़ मैंने स्किप की हैं, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं जैक द रिपर के सेकंड केस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।